सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जिला दर्शन की ऑनलाइन सीरीज के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपने जिला दर्शन में कोटा संभाग अपने शुरू कर रखा, जिसमें कोटा जिला और झालावाड़ जिला हमने पढ़ लिया। आज अपने बात करते हैं 12 जिले की। 12 जिले के बारे में आज इस क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे। पहले 12 जिले का मानचित्र कवर करेंगे, फिर 12 का सामान्य परिचय, जियोग्राफी, कला, संस्कृति, इतिहास के जो मेन फैक्ट है वो सारे अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने 12 जिले का मानचित्र है। पहले अपने 12 जिले के मेन मुख्य शहरों की बात करें तो यहाँ पर अपना मेन जिला मुख्यालय है, यानी कि 12 जो मेन जिला मुख्यालय वो यहाँ पर है। इसी के पास में यहाँ पर पड़ता है अंता, और 12 के उत्तर में यहाँ पर है मांगरोल। एक मांगरोली है, एक मांगरोल है। जो मांगरोली है वो चित्तौड़गढ़ में है और मांगरोल है वो 12 के अंदर। अंता है जो एक विद्युत परियोजना का केंद्र है, खूब नाम आता है, एग्जाम के अंदर भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। इसी के पास में यहाँ पर है किशनगंज, सहरिया जनजाति का जो बहुल्य क्षेत्र है। किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगंज 12 के अंदर है। 12 के दक्षिण में यहाँ पर पड़ता है अटरू, प्राचीन शिवालय के ऐतिहासिक स्थल है अटरू। अटरू के दक्षिण में यहाँ पर है छिंपा बाड़ौद। छिंपा बाड़ौद लहसुन मंडी के लिए फेमस है छिंपा बाड़ौद 12। छिंपा बाड़ौद के बिल्कुल पास में यहाँ पर छबड़ा है, एक तापीय परियोजना का केंद्र है ये छबड़ा। और सबसे पूर्व के अंदर यहाँ पर आता है शाहबाद। शाहबाद जो सहरिया जनजाति के लिए, किशनगंज साहेबाद जो है, ये दो तहसीलें जहां पर सहरिया जनजाति का एक बहुल्य क्षेत्र माना जाता है। तो ये 12 जिले के मुख्य शहरों के नाम है। अब जीके के हिसाब से मेन फैक्ट अगर अपने कवर करें तो पहले जैसे ये 12 जिला है, तो पहले अगर अपने 12 जिले को कोई उपनाम देना चाहें तो इसको कहा जाता है मसालों का घर। मसालों का घर कहा जाता है, मसालों का भंडार कहा जाता है, मसालों का खजाना कहा जाता है, और इसको वराह नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की वराह नगरी के उपनाम से भी 12 जिले को जाना जाता है। और 12 का जो शुभंकर है वो मगर है। हालांकि मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कोटा है, जवार सागर वाला, लेकिन मगर जो शुभंकर है वो किस जिले का है, तो वो 12 जिले का है। अंता की अगर बात करें तो जो अंता है इसी तहसील में ऐतिहासिक एक तो ब्रह्माणी माता जी का मंदिर है, ब्रह्माणी माता मंदिर। इसी अंता के पास में आता है सोरसन, जहां पर ब्रह्माणी माता जी का मंदिर है, जिनके पीठ का श्रृंगार होता है, पीठ की पूजा होती है। इसके अलावा इसी अंता के अंदर बड़ा गांव की बावड़ी है, बड़ा गांव की बावड़ी। अगर आपको याद हो तो एक बड़ा बाग पवन ऊर्जा परियोजना भी है, जो निजी क्षेत्र की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है बड़ा गांव, वो जैसलमेर के अंदर। और बड़ा गांव की जो बावड़ी है वो कहां पर है, तो वो 12 जिले के अंदर है। और अंता जो है ये हमारे राजस्थान के अंदर एक गैस विद्युत परियोजना का केंद्र है। यहाँ पर एक प्राकृतिक गैस विद्युत परियोजना जो है वो संचालित होती है, नेफ्ता गैस पर आधारित है। डिटेल में अपने पढ़ेंगे तो अंता के अंदर ये मेन फैक्ट। अगर अपने अटरू की बात करें तो अटरू के अंदर क्या कुछ विशेष है, जीके के अगर मेन फैक्ट अगर आप यहाँ पर लिखें तो अटरू के अंदर एक तो ऐतिहासिक मामा भांजा मंदिर स्थित है। मामा भांजा मंदिर। आप कमेंट करके बताओ मामा भांजा छतरी कहां पर है। मंदिर तो अटरू 12 के अंदर है। और यहीं पर गड़गच शिवालय भी है, गड़गच शिवालय।
अटरू बारां के अंदर है। इसके अलावा बंड देवरा है ना बारां के अंदर, ये वो मेन बारां के अंदर, राजस्थान का उसको खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का सॉरी मिनी खजुराहो कहा जाता है। छिंपा बाड़ोद जो है, यहां पर राजस्थान की प्रसिद्ध लहसुन मंडी है। कि राजस्थान में लहसुन मंडी कहां पर है, तो वो छिंपा बाड़ोद बारां में एग्जाम के अंदर खूब पूछी जाती है। छबड़ा जो है, यहां पर एक तापीय विद्युत परियोजना है, यानी कि यहां पर छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, पावर प्रोजेक्ट है छबड़ा, कहां पर, बारां के अंदर। और अंता जो है वो एक गैस विद्युत परियोजना है, और छबड़ा एक जो तापीय विद्युत परियोजना है, जहां पर छबड़ा थर्मल है, जैसे अपने सूरतगढ़ वाला थर्मल है, कोटा वाला थर्मल है, उसी प्रकार से यहाँ पर छबड़ा थर्मल वो बारां के अंदर है। और अगर अपने किशनगंज और शाहबाद की बात करें तो दोनों के अंदर अगर अपने बात करें तो ये कोटा की जो दो तहसीलें हैं, कौन कौन सी, साहेबाद और किशनगंज, दोनों तहसीलों में सहरिया जनजाति का बहुल्य क्षेत्र है। सहरिया जनजाति का बहुल्य क्षेत्र, जहां पर सबसे ज्यादा सहरिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, बारां की किशनगंज और साहेबाद तहसील के अंदर। उसके बाद अगर प्रॉपर अपने साहेबाद की बात करें तो यहाँ पर साहेबाद जो है, इसी साहेबाद के अंदर थानेदार नाथू सिंह की छतरी है, और यहीं पर जामा मस्जिद है। औरंगजेब के फौजदार के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मतलब औरंगजेब के शासनकाल में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। यहीं पर शाहबाद का दुर्ग, बारां जिले का जो शाहबाद दुर्ग है वो यहीं पर स्थित है। तो ये बारां जिले के मुख्य शहरों के बारे में जीके के मेन फैक्ट है। और बारां जिले के जितने भी फैक्ट है, जितने भी शहर है, एग्जाम के लिहाज से सारे शहर बड़े महत्वपूर्ण है। तो किसी एक शहर को अपने इसमें महत्वपूर्ण नहीं मान सकते, सारे शहर महत्वपूर्ण है। और आपके सामने है पुराने जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुए हैं, प्रत्येक एग्जाम के अंदर सभी शहरों का कोई ना कोई एग्जाम में जिक्र हुआ है। तो बारां तो जिला पूरा ही अपने लिए महत्वपूर्ण है। पूरे बारां जिले को डिटेल में अच्छे से याद कीजिएगा। एग्जाम के लिए चाहे कोई भी लेवल का एग्जाम अपने दे रहे हैं, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का है, चाहे आरपीएससी का है, कोई भी है, सबके लिए बारां जिला हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बारां जिले का मानचित्र है। चलो अपने इसको डिटेल में शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने पढ़ते हैं बारां जिले का जो सामान्य परिचय है। बारां जिले का जो सामान्य परिचय है, सबसे पहले बात करते हैं बारां जिले के जो प्राचीन नाम है, कि बारां के प्राचीन नाम क्या मिलते हैं। तो बारां के प्राचीन नाम मिलते हैं, एक तो बरसाना और एक वराहा नगरी। ये बारां के प्राचीन नाम है, बरसाना और वराहा नगरी। किसके प्राचीन नाम है, तो वो बारां के प्राचीन नाम है। और अगर इसको उपनाम देना पड़े बारां जिले को, तो बारां जिले को मसालों का घर कहा जाता है, मसालों की नगरी कहा जाता है, हाउस ऑफ स्पाइस कहा जाता है, और इसे राजस्थान की वराहा नगरी भी कहा जाता है। हाउस ऑफ स्पाइस का मतलब है मसालों का घर, है ना। इंग्लिश के अंदर लिखकर वो दिमाग को अपने डाइवर्ट कर सकता है, दिमाग को खराब कर सकता है, तो यही है हाउस ऑफ स्पाइस, बारां जिले को कहा जाता है। और बारां का जो संस्थापक था, बारां का जो संस्थापक है वो
सोलंकी राजपूत था, सोलंकी राजपूत। कोई फिक्स नाम आता नहीं है। सोलंकी राजपूत 12 का संस्थापक माना जाता है। और 12 का जो आरजे नंबर है वो है आरजे 28, क्योंकि आपको याद होगा दौसा, 12 और राजसमंद 28वां, 29वां और 30वां ये 3 नए जिले एक साथ बने थे। तो 28, 29, 30 आरजे नंबर परिवहन विभाग ने 12, दौसा और राजसमंद तीनों को क्रमशः प्रदान किया था। 12 जिले का शुभंकर, 12 जिले का जो शुभंकर है वो क्या है? तो 12 जिले का शुभंकर है मगर, ये 12 जिले का शुभंकर है। और अगर अपने बात करें 12 जिले की जो स्थलीय सीमा है, 12 जिले की जो स्थलीय सीमा है, तो पहली बात तो ये कि 12 जो जिला है ये अंतःवर्ती जिला है या सीमावर्ती जिला है? तो बिल्कुल 12 जो जिला है ये हमारा एक सीमावर्ती जिला है, यानी कि ये बाहर वाली सीमा पर स्थित है। तो बाहर वाली अगर सीमा पर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कहीं ना कहीं किसी देश या किसी राज्य को टच करेगा। और हाड़ौती साइड में कोई अपना पड़ोसी देश तो है नहीं, पड़ोसी राज्य है। इसका मतलब है कि एक तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगा, अंतर्राज्यीय सीमा। और इधर वाली साइड में अपना जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है? एमपी है। तो एमपी के साथ में ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। और एमपी के साथ में टोटल हमारे 10 जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। और भाई पड़ोसी जिले तो प्रत्येक जिले के होंगे, 50 के 50 जिले हैं, उनके कोई ना कोई पड़ोसी जिले हैं, तो इसके भी पड़ोसी जिले होंगे। 12 के जो पड़ोसी जिले हैं यानी कि जिनके साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। तो एक तो 12 की सीमा लगती है कोटा के साथ और एक लगती है झालावाड़ के साथ। ये दो जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, किस किस को? कोटा और झालावाड़ को। और एक इसका पड़ोसी राज्य है, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो ये 12 जिले का सामान्य परिचय है। प्राचीन नाम जरूर याद रखिएगा, इसी को बरसाना और वराह नगरी के प्राचीन नाम से जाना जाता था। आरजे नंबर 28 है, शुभंकर मगर है। और एमपी के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। और 12 के दो पड़ोसी जिले हैं, कोटा और झालावाड़। मानचित्र के हिसाब से चले तो याद करना बड़ा आसान है। अब पहले सबसे शुरू करते हैं अपने 12 जिले की जो जियोग्राफी है, 12 जिले का जो भूगोल है, सबसे पहले अपने वो पढ़ना शुरू करते हैं। और जैसा कि अपने प्रत्येक जिले में पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं 12 जिले की जो जलवायु है कि 12 में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु के वही हमें 4 फैक्ट पढ़ने हैं कि 12 के अंदर भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कैसी जलवायु है, कोपेन के अनुसार कैसी जलवायु है, फॉरेनवेट के अनुसार कैसी जलवायु है, और ट्री वार्ता के अनुसार कैसी जलवायु है। तो अपना जो हाड़ौती वाला एरिया है, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ वाला एरिया, ये लगभग हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। यानी कि 12 की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सामान्य है। तो अति आर्द्र होगी तो कोपेन तो उसको एडब्ल्यू बोलेगा, फॉरेनवेट उसको सीएडब्ल्यू बोलेगा, और ट्री वार्ता ने तो कोपेन का ही रूप दिया था, ये भी उसको एडब्ल्यू बोल देगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और सामान्यतः अगर बात करें तो 12 में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उसके बाद बात करें 12 के अंदर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है। तो जोधपुर में आपको सारी मिट्टियां एक साथ याद करवाई थी कि हमारा जो हाड़ौती क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, जिसको अपने मध्यम काली मिट्टी या काली मिट्टी या रेंगूर मिट्टी बोल सकते हैं। रेंगूर मिट्टी जो पूरे हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, बूंदी, कोटा, 12, झालावाड़ में, तो यही तो वहीं का ही है। और अगर मान लो इसी को अपने वैज्ञानिक वर्गीकरण या अगर अपने आधुनिक मान्यता की बात करें
तो इसी काली मिट्टी का ही तो नाम है ना वर्टी सोइल। तो यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? वर्टी सोइल पाई जाती है वैज्ञानिक के वर्गीकरण के अनुसार। और सामान्यतः अगर बात की जाए तो यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी, रेंगूर मिट्टी, काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी बोलते हैं। और वैज्ञानिक के वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पर कैसी मिट्टी है? वर्टी सोइल पाई जाती है। जो हाड़ौती वाला एरिया सारा इसके अंदर यही मिट्टी है। उसके बाद अगर अपने कृषि के फैक्ट 12 जिले के अंदर अगर कवर करें तो फसल उत्पादन के जो नवीन आंकड़े हैं उसके अनुसार याद रखना कि एक तो राजस्थान के अंदर मसाला और लहसुन उत्पादन में राजस्थान का सबसे अग्रणी जिला, सबसे अग्रणी जो जिला है वो कौन सा माना जाता है? 12 माना जाता है, जहां पर लगभग मसाला और लहसुन का जो उत्पादन है वो बड़ी मात्रा में होता है। हालांकि अब की बार लहसुन का सर्वाधिक उत्पादन कोटा में हुआ है, तो हमने इसको प्रथम स्थान में नहीं रखा, हमने इसको अग्रणी स्थान पर रखा। और प्रथम और अग्रणी स्थान जो है ये दोनों अलग अलग फैक्ट होते हैं, वो आपको मैंने बता रखा है। अग्रणी स्थान का मतलब है कि 10-15 सालों से वो फसल ज्यादातर वहीं पर होती आ रही हो, तो वो जिला उसमें अग्रणी स्थान पर रहता है। और प्रथम स्थान का मतलब है जो हाल ही में कृषि विभाग ने नवीन आंकड़े जारी किए हैं फसलों के उत्पादन के, उन आंकड़ों में वो फसल ज्यादा किस जिले में हुई है तो वो उसमें प्रथम स्थान पर है। तो वर्तमान में लहसुन का ज्यादा उत्पादन कोटा में हुआ है, तो लहसुन उत्पादन में प्रथम स्थान कोटा में है। लेकिन 10-15 सालों से लहसुन लगभग ज्यादातर 12 में ही हो रहा है, तो 12 लहसुन उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है ना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और 12 जिले के अंदर एक कृषि मंडी भी है। और याद रखो कृषि मंडी को ही अपने कृषि विपणन कह सकते हैं। कृषि मंडी बोल दो या कृषि विपणन बोल दो। और इसी को अपनी कृषि जिन्स भी कह सकते हैं। और 12 के अंदर जो कृषि मंडी है वो किसकी है? लहसुन की मंडी है। लहसुन मंडी कहां पर है? 12 के अंदर है। और 12 के अंदर कहां है? जगह का नाम बड़ा काम का है, ढंग से याद रखिएगा, छिंपा बाड़ौद। कि लहसुन मंडी 12 में कहां पर है? तो वो छिंपा बाड़ौद 12 में राज्य की सबसे बड़ी लहसुन मंडी है। और याद रखो राजस्थान में जितनी भी कृषि मंडियां हैं, जिसको कृषि विपणन या कृषि जिन्स भी कहा जा सकता है, तो इन सभी कृषि मंडियों का संचालन, बार बार बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के लिए बड़ा काम का है, ढंग से याद रखना। राजस्थान में जितनी भी कृषि मंडियां हैं उन मंडियों का संचालन कौन करता है? तो वो करता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 6 जून 1974 को। कहां पर? जयपुर में, जो कि अपने राज्य में सभी कृषि मंडियों का संचालन करता है। और लहसुन की सबसे मेन मंडी अपने राजस्थान में कहां पर है? तो वो छिंपा बाड़ौद 12 के अंदर है। और याद होगा राजस्थान में निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी भी हाड़ौती क्षेत्र में ही थी, जहां पर उत्तरी भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है कैथून कोटा में, जहां पर निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी थी, जो 2005 में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से उस मंडी की वहां पर स्थापना की गई थी, है ना। और लहसुन मंडी कहां पर है? तो वो छिंपा बाड़ौद 12 के अंदर। और ये लहसुन और मसाला उत्पादन में अग्रणी स्थान पर रहने वाला जिला है। उसके बाद अगर अपने बात करें 12 जिले का जो अपवाह तंत्र है, कि 12 जिले में कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रवाहित होती है, तो 12 जिले के अंदर लगभग चंबल की जो सहायक नदियां हैं ना, वो लगभग 12 जिले में बहती है। लगभग क्या, सारी चंबल की सहायक नदियां ही हैं जो 12 में और हाड़ौती क्षेत्र में बहती। यानी कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो अफवाह तंत्र है, उस अफवाह तंत्र की नदियां बहती है, जिसमें अगर अपने मेन कह सकते हैं यहाँ पर जो मेन नदी है वो 12 जिले की एक तो पार्वती नदी है, उसके अलावा पुन्नू नदी है, परवन नदी है, काली सिंध नदी है ना। झालावाड़ 12 कोटा के अंदर जाकर काली सिंध अपना पानी
चंबल में मिलाती है, वो भी यहाँ पर बहती है। तो ये 12 जिले में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। पार्वती नदी का भी भाव है, कुन्नू का भी भाव है, परवन का भी भाव है और काली सिंध का भी भाव है। काली सिंध आपको झालावाड़ जिले में पूरा डिटेल में काली सिंध पढ़ाया था कि एमपी से निकलकर झालावाड़ के रायपुर कस्बे से प्रवेश करती है, फिर झालावाड़ बारां की सीमा पर बहती है। तो दोनों की सीमा पर बहेगी तो इस काली सिंध का बहाव क्षेत्र बारां में भी माना जाएगा। फिर ऊपर कोटा में जाकर वो नौनेरा कस्बे में जाकर अपना पानी चंबल में मिलाती है, जहां पर एक नवनेरा बैराज भी इस नदी के ऊपर बना हुआ है काली सिंध पर, जो कि अपने राजस्थान में पूर्वी नहर परियोजना का हिस्सा माना जाता है। और पूर्वी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर के बाद राज्य की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, जिससे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को फायदा होगा, जो चंबल और चंबल की सहायक नदियों पर विकसित की जा रही है। राजस्थान मध्य प्रदेश की वो संयुक्त परियोजना है। उसी परियोजना के अंतर्गत काली सिंध नदी पर कोटा जिले की दिगोद तहसील में कौन सा बैराज बनाया गया? नवनेरा या नौनेरा बैराज बनाया गया। पार्वती नदी की भी खास बात है। पार्वती हमारे राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। हालांकि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जो नदी है वो चंबल है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में 241 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। और दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जो नदी है वो ये पार्वती नदी है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। चलिए इनको थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम के अंदर आपको समझा देता हूं, जैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लो ये मेन अपनी चंबल नदी है, ठीक, और चंबल किसकी सहायक है? तो चंबल यमुना की सहायक है, ठीक है। ये नदी है चंबल नदी, और चंबल जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है, ठीक है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में किस पहाड़ी से होता है? बताओ। तो पहाड़ी का नाम क्या था? जाना पाओ पहाड़ी, मध्य प्रदेश से चंबल का उद्गम होता है। राजस्थान में इसका प्रवेश कौन से कस्बे से होता है? कस्बे का नाम क्या था? चौरासीगढ़ कस्बा, जहां से चंबल अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और चंबल का जो निकासी द्वार है धौलपुर की सीमा पर था, कौन सा? पिन्नाहट कस्बा, जो चंबल का निकासी द्वार है। और अंत में चंबल यमुना में जाकर कहा मिलती है? तो वो था यूपी राज्य इटावा जिला मुरादगंज स्थान, मुरादगंज स्थान, जहां पर चंबल और यमुना का संगम होता है। ये चंबल का रफली डायग्राम है ना, जो आपको कोटा जिले में मेन डायग्राम में आपको चंबल बताई। चंबल अपने राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, 6 जिलों में चंबल का बहाव क्षेत्र है। अब देखिएगा, जैसे यहां पर ये चंबल की सहायक नदी है काली सिंध नदी, ठीक है। और काली सिंध की सहायक नदी यहां पर आती है, ये परवन नदी, ठीक है। ये काली सिंध की सहायक नदी है, कौन सी है? परवन नदी है। और लगभग यहाँ 12 होते हुए यहाँ पर आती है ये पार्वती नदी। पूरा समझाऊंगा, एक बार मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझिएगा, पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। और इधर ये लास्ट में
नदी है इसकी पुन्नू नदी। ठीक है, चलो मैं नाम लिख देता हूं। ये तो है काली सिंध नदी। ठीक, ये है परवन नदी। ये है पार्वती नदी। और ये है पुन्नू नदी। ठीक है, ये चंबल की मेन तो सहायक है, परवन काली सिंध की है और वो पानी जाता है चंबल में ही। और काली सिंध और चंबल नदी का संगम कोटा जिले का कस्बा था ना, नोनेरा कस्बा। कौन सा कस्बा? नोनेरा कस्बा, जहां पर काली सिंध चंबल का उद्गम होता है। और काली सिंध का उद्गम कहां से था, याद हो तो बताओ। एमपी राज्य का देवास जिले का बांगली गांव, जहां से काली सिंध का उद्गम होता है ना। अच्छे से पढ़ा था, अगर आपको याद ही होगा। ठीक है, अब देखो ये परवन जो नदी है ना, ये परवन नदी काली सिंध की सहायक नदी है। और ये परवन नदी जो है ना, ये 12 जिले से होते हुए अपने राजस्थान में आती है। परवन नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मध्य प्रदेश से। ठीक है, इसी परवन नदी के ऊपर, इसी परवन नदी के ऊपर 12 जिले के अंदर कौन सा दुर्ग स्थित है, शेरगढ़ दुर्ग। 12 जिले का जो शेरगढ़ दुर्ग है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो परवन नदी के ऊपर स्थित है। और यहाँ पर ये झालावाड़ बारां की सीमा के ऊपर अपना जो जल है वो काली सिंध में मिलाती है। तो परवन नदी का भी बहाव क्षेत्र 12 जिले में है। ठीक है, अब देखो पार्वती नदी, इसको समझना। पार्वती नदी का जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर क्षेत्र से निकलती है। मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा क्षेत्र है, सीहोर क्षेत्र। यहां से पार्वती नदी का उद्गम होता है। और लास्ट में यहां पर एक सवाई माधोपुर जिले का कस्बा आता है, पलिया कस्बा। कौन सा कस्बा, पलिया कस्बा, जहां पर जाकर पार्वती अपना पानी चंबल में मिला देती है। अगर याद हो तो यह वही कस्बा है जिसके बाद में चंबल अंतर्राज्यीय सीमा बनानी शुरू करती है। पलिया से लेकर पिनाहट कस्बे तक चंबल सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, 241 किलोमीटर की। और सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल है, जो पैपलिया से पिनाहट कस्बे तक अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर बहती है। तो चंबल किस नदी के संगम के बाद अंतर्राज्यीय सीमा बनानी शुरू करती है, तो पार्वती की। पार्वती कहाँ मिलती है, पलिया कस्बे के अंदर मिलती है। अब देखिएगा, बात को समझिएगा। पार्वती नदी हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इसका जो प्रवेश द्वार है, पार्वती नदी का जो प्रवेश द्वार है वो 12 जिले का एक कस्बा है, करियाहट कस्बा। कौन सा कस्बा, करियाहट कस्बा। यहां से पार्वती अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। 12 का जो किशनगंज शहर है ना, इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। और 12 के करियाहट कस्बे से ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। पार्वती की खास बात क्या है वो बात समझना। पार्वती नदी जब हमारी राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है करियाहट कस्बे से, तो इस कस्बे से पहले ये थोड़ी दूर तक यहाँ पर ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है ना। जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, नक्शे के अंदर मैं आपको समझाऊं, जैसे ये है। देखिएगा, जैसे मान लो
ये 12 जिले का मानचित्र है मान लो, ठीक है, ये 12 जिला है। अब क्या होता है कि जैसे ये पार्वती नदी आती है, एमपी से निकलती है, पार्वती नदी का उद्गम एमपी से होता है, तो ये राजस्थान की तरफ आती है और राजस्थान 12 की सीमा के ऊपर ऊपर बहती हुई ये फिर 12 जिले के करियाहट कस्बे से, यहाँ से ये अपने राजस्थान में एंटर कर लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ दूर तक 12 और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, मतलब यहाँ पर ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ठीक है। अब देखो 12 के ऊपर, जैसे यहाँ 12 है, फिर यहाँ से कोटा शुरू हो गया, कोटा के ऊपर सवाई माधोपुर आ गया, तो 12 के बाद क्या होता है, इधर कोटा, इधर एमपी आ गया, तो ये कोटा एमपी की सीमा पर फिर बहती है, फिर ऊपर सवाई माधोपुर में जाती है, पलिया कस्बे पर चंबल में जाकर मिल जाती है। तो पार्वती ने एक बार तो यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाई, 12 और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है, और एक बार फिर यहाँ फिर अंतर्राज्यीय सीमा बनाई, कोटा और 12 की सीमा पर बहती हुई ये पलिया कस्बे में जाकर चंबल में मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्वती नदी है वो हमारे राजस्थान में दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कहाँ कहाँ बनाती है, तो एक बार तो ये यहाँ बनाती है, और फिर एक बार मान लो यहाँ ये कोटा और एमपी की सीमा पर बहती है, और दोनों जिलों की सीमा पर बहती हुई ये जैसे ही सवाई माधोपुर में एंटर करती है, तो एंटर करते ही वहां कस्बा आ जाता है, पलिया कस्बा, जहां पर जाकर ये चंबल में मिल जाती है। यानी कि पार्वती नदी जो है ये दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ठीक है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली चंबल है, और दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली पार्वती नदी है। और कुन्नू जो नदी है ना, कुन्नू नदी की क्या खास बात है समझिएगा। कुन्नू नदी हमारे राजस्थान के अंदर दो दो बार प्रवेश करती है, राजस्थान में ये दो दो बार प्रवेश करती है। जैसे कुन्नू नदी है, इसका प्रवेश होता है, यहाँ एक 12 जिले का गांव है मुसेरी गांव, मुसेरी गांव, यहां से ये प्रवेश करती है, फिर इधर करौली जिले में आकर चंबल में जल मिलाती है, तो करौली जिले में ये फिर दोबारा प्रवेश करती है। क्योंकि जैसे ये 12 है, ये 12 का मान लो ये पूर्वी भाग है, तो 12 से प्रवेश करने के बाद 12 से निकलकर फिर बीच में मध्य प्रदेश आ जाता है, फिर वापिस अपने ये करौली जिले में आकर चंबल में जल मिलाती है। तो कुन्नू नदी राजस्थान में दो दो बार एंटर करती है। पहले तो ये 12 से राजस्थान में प्रवेश कर गई, फिर 12 के बाद एमपी आ गया, एमपी के बाद फिर वापिस करौली जिले में राजस्थान में प्रवेश कर गई। तो राजस्थान में दो दो बार प्रवेश करने वाली जो नदी है वो कौन सी है, कुन्नू नदी है। और कुन्नू नदी का जो उद्गम होता है ना, कुन्नू नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश का जो गुन्ना है ना, जिला है, तो वहीं पर जो प्रॉपर गुन्ना शहर है वहां से कुन्नू नदी का उद्गम होता है, और ये अपने राज्य में दो दो बार प्रवेश करने वाली नदी है। और जो परवन नदी है ये काली सिंध की सहायक है। इसी नदी के ऊपर 12 जिले का कौन सा दुर्ग बना हुआ है, शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है, और काली सिंध नदी का बहाव क्षेत्र भी 12 जिले में है। तो ये 4 नदियां हैं जिसका बहाव 12 में है, और चारों की चारों चंबल की सहायक नदियां हैं। चलो इनको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लिख देता हूँ ताकि वो चीज आपको थोड़ी और क्लियर हो जाए, और डायग्राम को समझकर डिटेल बनाइएगा तो वो ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगी। जैसे मैं पहले लिखता हूँ, अब पूरा ध्यान दीजिएगा। चल देखिएगा, पहले है पार्वती नदी, देखिएगा पहली बात हो कि पार्वती जो नदी है वो किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। डिटेल इसकी बनाते हैं, समझिएगा। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य का सीहोर क्षेत्र, ठीक है। और कल आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सुसनेर क्षेत्र, वहां से आहू का उद्गम होता है, और एमपी का जो सीहोर क्षेत्र है वहां से
पार्वती का उद्गम होता है। दिख रहा है क्या कलर? थोड़ा डार्क कर लेता हूं, ये लो अब दिखेगा। उसके बाद पार्वती नदी का राजस्थान में प्रवेश द्वार तो कौन सा कस्बा है? करियाहट कस्बा। कौन सा कस्बा? करियाहट कस्बा। कौन से जिले का? 12 जिले का है। यहां से ये प्रवेश करती है। एक पिन्नाहट कस्बा है जो चंबल का निकासी द्वार है धौलपुर की सीमा पर, और एक करियाहट कस्बा है जो पार्वती का प्रवेश द्वार है। उसके बाद पार्वती नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में तो 12 के बाद जब ये सवाई माधोपुर में जाएगी तो बीच में कोटा एमपी की सीमा पर बहेगी। उसके बाद में चली जाएगी ये सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में जाकर ये अपना पानी चंबल नदी में किस स्थान पर मिलाएगी? तो सवाई माधोपुर जिले का कस्बा आ जाएगा पलिया कस्बा। पलिया कस्बा जो कौन से जिले का है? तो वो सवाई माधोपुर जिले का है, जहां पर जाकर ये अपना पानी चंबल में मिला देगी। सवाई माधोपुर का पलिया कस्बा। उसके बाद पार्वती नदी के ऊपर जो मुख्य शहर स्थित है तो याद रखना 12 जिले का जो किशनगंज शहर है, शहरी जनजाति वाला, तो वो शहर इसी नदी के ऊपर स्थित है। और पार्वती की सबसे बड़ी खास बात, राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है जो दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। कि दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? पार्वती नदी है जो दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अब ये दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती कहां है? डायग्राम को दिमाग में रखो, मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे पहली तो ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाएगी अपने राजस्थान में प्रवेश करने से पहले थोड़ा, क्योंकि करियाट कस्बे से प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने से पहले ये 12 और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पर बहेगी, तो राजस्थान एमपी के बीच में सीमा बनाएगी। दोबारा सीमा बनाएगी चंबल में मिलने से पहले, यानी कि ये कुछ दूर तक कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा पर भी बहेगी। तो इसने दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाई। जबकि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी पूछे तो कौन सी है? तो वो चंबल है। और दो दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली पूछे तो वो पार्वती नदी है। तो ये पार्वती नदी हो जाएगी। उसके बाद में हमने एक नदी मेन इसके अंदर पढ़नी है, परवा नदी। पहली बात हो कि परवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो याद रखना ये काली सिंध की सहायक नदी है। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। और इसी परवा नदी पर शेरगढ़ दुर्ग व शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में इसी नदी पर स्थित है। और ये परवन किसकी सहायक है? तो ये काली सिंध की सहायक है। उसके बाद है कुन्नू नदी। कुन्नू नदी, कुन्नू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के गुन्ना नामक स्थान से कुन्नू नदी का उद्गम होता है। ठीक है। उसके बाद कुन्नू नदी का जो बहाव क्षेत्र है,
जैसे मान लो एमपी से उद्गम हुआ, उसके बाद 12 जिले से प्रवेश करेगी। 12 का कस्बा है ना मुसेरी कस्बा, जहां से ये अपने राजस्थान में प्रवेश करती है, मुसेरी गांव से। 12 के बाद में फिर वापस एमपी आ जाएगा, और एमपी के बाद में फिर वापस करौली आ जाएगा, और करौली जिले से प्रवेश करेगी राजस्थान में, तो वहां पर ये अपना पानी किसमें मिला देगी, चंबल में मिला देगी। यानी कि अपने राजस्थान के अंदर ये 2-2 बार बहती है, राजस्थान में ये 2-2 बार प्रवेश करती है। समझ आ गया? याद रखना, राजस्थान के अंदर राजस्थान में 2-2 बार प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी, यही है कुन्नू। हाँ, राजस्थान में 2-2 बार बहने वाली नदी तो एक और है, गंभीर, जो यमुना की सहायक है, आगे भरतपुर संभाग में आपको बताऊंगा। लेकिन उसका उद्गम क्या है, उद्गम उसका राजस्थान से ही होता है। तो राजस्थान से बाहर निकलती है यूपी में, फिर वापस वो राजस्थान के अंदर धौलपुर में आ जाती है। तो राजस्थान में प्रवेश तो वो एक बार ही करती है धौलपुर से दोबारा, कि वो निकलती पहले राजस्थान से ही है। तो राजस्थान में 2-2 बार बहने वाली नदी तो एक और है, गंभीर। लेकिन राजस्थान में 2-2 बार प्रवेश करने वाली जो नदी है ना, वो केवल मात्र एक कुन्नू नदी है, जो किसकी सहायक है, चंबल की सहायक है। और इस नदी का भी बहाव क्षेत्र 12 जिले में है। तो ये 12 जिले की प्रमुख नदियां हैं, और 12 की सबसे मेन नदी जो है वो पार्वती नदी है। और यही वो पार्वती नदी है जो, याद रखना, 2-2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। 2-2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली पार्वती नदी है, और 2-2 बार प्रवेश करने वाली पूछे तो वो कुन्नू नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। फैक्ट, इस प्रकार के फैक्ट जो है वो अपने एग्जाम के अंदर सामान्यतः कई बार वो पूछ लेता है। इतना समझ आ गया होगा? ठीक है, चलो उसके बाद अपने 12 जिले के अंदर जो मुख्य जिले स्थित है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 12 जिले की जो मुख्य झील है, 2 नाम याद रखिएगा। एक तो 12 जिले में सीतावाड़ी सरोवर झील है। सरोवर जो अपने धार्मिक सरोवर होते हैं ना, जिसके पीछे किसी समाज या किसी जाति या किसी विशेष वर्ग की धार्मिक मान्यता जुड़ी होती है, उसको अपने झील नहीं, उसको अपने सरोवर बोलते हैं। पुष्कर सरोवर, कोलायत सरोवर। तो ये सीताबाड़ी झील है, एक धार्मिक सहरिया जनजाति का मेन पवित्र सरोवर माना जाता है, इसको सीताबाड़ी सरोवर कह सकते हैं। और एक 12 के अंदर ऐतिहासिक है रामगढ़ झील, है ना, जो क्रैक्टर झील है, ज्वालामुखी निर्मित खड्डा है रामगढ़ झील। तो ये रामगढ़ जो झील है ये भी 12 के अंदर है। सीताबाड़ी सरोवर है, ये भी 12 के अंदर। उसके बाद 12 जिले के अंदर जो मुख्य बांध परियोजनाएं संचालित है, कि 12 जिले में मुख्य कौन कौन सी बांध परियोजनाएं हैं, तो इनके नाम थोड़े ढंग से याद रखना। 12 जिले में जैसे एक तो है हिंडलोत बांध। ठीक है, हिंडलोत जो बांध है वो कहां पर है, 12 के अंदर है। उसके अलावा एक है अथी अथिया देया बांध। अथिया देया बांध, शब्द तो दिमाग में आ जाता है, लेकिन कई बार उनका उच्चारण जो है ना वो थोड़ा अजीबोगरीब सा होता है। अथिया देह बांध, अथिया देह जो बांध है वो कहां पर है, वो 12 के अंदर है। उसके अलावा एक बेथली बांध परियोजना है,
बेतली बांध परियोजना ये भी 12 में है, हिंडलोत है, अथियादे है, बेंतली है। उसके अलावा बिलास परियोजना 12 के अंदर है। परवन परियोजना का संबंध 12 जिले से है। बिलास परियोजना है, परवन परियोजना है, उसके अलावा एक और है, परवन के बाद अंधेरी परियोजना। अंधेरी परियोजना, अंधेरी परियोजना का संबंध भी 12 जिले से है। परवन है, अंधेरी है। वहां एक एग्जाम के अंदर खूब नाम पीछे आया हुआ है कई एग्जामों में, याद रखना, लहासी परियोजना। लहासी जो परियोजना ये भी कहां पर है, 12 में है। तो ये 12 जिले की प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं। कोई भी दिमाग दिमाग में ट्रिक वगैरह बनाने की कोशिश करोगे तो बन जाएगी। बनाएगा कोई? हिंडे पर, हिंडे पर बैठने के बाद हाथ में, हाथ में बाल्टी लेकर अंधेरे में लासी मांगने आ गई। बन गई ट्रिक। क्या बात है, क्या बात। दोबारा देखो। हिंडे पर बैठने के बाद हाथ में बाल्टी लेकर लहासी, अंधेरे में लहासी मांगने आ गई। ट्रिक बन गई। लिखो क्या ट्रिक? देखो ऐसे ट्रिक बना लेता हूं मैं। हिंडे पर बैठने के बाद हाथ में बाल्टी लेकर अंधेरे में लहासी मांगने आ गई या आ गया। जैसे हिंडलोत हो गया, बैठने का मतलब बेथली हो गया, हाथ का मतलब हथियादे हो गया, बाल्टी का मतलब बेथली हो गया, अंधेरी परियोजना हो गई, लहासी परियोजना हो गई। तो ये 12 जिले की परियोजना हो जाएगी। ये आपके लिए ट्रिक हो गई। शाबाश विकास। तो इस हिसाब से ट्रिक से आप 12 जिले की बांध परियोजनाओं के सबके नाम अपने याद हो जाएंगे। तो ये 12 जिले की प्रमुख बांध परियोजनाओं के नाम है। ठीक है। इसके बाद अपने अब सबसे मेन फैक्ट पढ़ते हैं। 12 जिले के अंदर जो ऊर्जा संसाधन के जो मेन मेन फैक्ट, ये ऊर्जा संसाधन के अंदर अपने यहाँ पर क्या क्या चीज है जो याद कर सकते हैं। देखिए, ऊर्जा संसाधन की अगर अपने बात करें तो 12 जो जिला है, याद रखो, यहाँ पर तापीय परियोजना भी है, यहाँ पर प्राकृतिक गैस परियोजना भी है, और यहाँ पर बायोमास ऊर्जा परियोजना भी है। 3 परियोजनाओं के केंद्र 12 जिले में है। 12 में तापीय परियोजना भी है, प्राकृतिक गैस परियोजना भी है, और यहाँ पर एक बायोमास ऊर्जा का संयंत्र भी है। तो 3 ऊर्जा के सेंटर 12 में है, तापीय, गैस और बायोमास। पहले अपने तापीय ऊर्जा की बात कर लेते हैं। तो तापीय ऊर्जा में सबसे पहले यहाँ पर एक थर्मल का नाम आता है, जिसका नाम है छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। यानी कि थर्मल है तो ये कोयला वाली तापीय ऊर्जा परियोजना है। तो 12 में कौन सी तापीय ऊर्जा परियोजना? तो छबड़ा जो थर्मल है वो यहाँ पर तापीय ऊर्जा परियोजना है। और ये है कहाँ पर? तो 12 जिले की जो छबड़ा तहसील है, 12 जिले की जो छबड़ा तहसील है, इसी तहसील का गांव है कातीपुरा या मोतीपुरा कस्बा।
मेन इसका नाम तो मोतीपुरा कस्बा है, लेकिन किताबों में कातीपुरा भी लिखा होता है। मेन ये मोतीपुरा कस्बा है जहां पर ये परियोजना है। और इस परियोजना के अंदर जो प्रथम चरण है, इस थर्मल का जो प्रथम चरण है उसका उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था 8 सितंबर 2005 को। उस समय की हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस थर्मल के प्रथम चरण का उद्घाटन किया था वर्ष 2005 के अंदर। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की जो इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है, इस थर्मल की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो याद रखना कितनी है, तो इसकी 2320 मेगावाट है। 2320 मेगावाट है। और वर्तमान अपने राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन करने वाला थर्मल यही है। हालांकि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता अपने सूरतगढ़ वाले के पास है, उसके पास में लगभग 2820 मेगावाट है, लेकिन इसके पास में क्षमता कम है। लेकिन ये बिजली यहाँ पर सूरतगढ़ वाले से ज्यादा बनती है। तो सर्वाधिक विद्युत बनाने वाला वर्तमान में जो थर्मल है ये यही है। और ये राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकली, राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल है। आधारित थर्मल है। अब ये सुपर क्रिटिकली क्या होता है, सीधा क्रिटिकली आ जाए तो वह क्या होता है, वो मैं कभी आपको एक अलग क्लास के अंदर ये पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर प्रत्येक एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता के हिसाब से जो है वो इनके ये नाम रखे जाते हैं। तो आप तो बस इतना याद कर लो कि प्रथम सुपर क्रिटिकली तकनीक पर आधारित पहला जो थर्मल है वो ये है, जबकि पहला सुपर थर्मल कोटा है। और पहला सुपर थर्मल सूरतगढ़ है, पहला थर्मल कोटा है। और सुपर क्रिटिकली तकनीक पर आधारित जो पहला थर्मल है ये छबड़ा वाला है, जो मोतीपुरा कस्बे के अंदर है, जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 2320 मेगावाट है। इसके अलावा एक यहाँ पर थर्मल और याद रखना, कोटा के अंदर नाम आता है कवई सुपर थर्मल। कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जो कवई सुपर थर्मल है ना, ये भी कोटा के अंदर है। और इसकी जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है कवई वाले की याद रखना, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 1320 मेगावाट है। कितनी है, 1320 मेगावाट है। क्योंकि यहां पर अपने ये मान लो कि यहाँ पर 4 इकाइयां हैं, कवई के ऊपर टोटल 4 इकाइयां हैं। और प्रत्येक इकाई की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 320 मेगावाट है। नहीं, 330 है भाई, सॉरी। प्रत्येक इकाई की क्षमता 330 है, तो अब 1320 हो जाएगा। 4 तिया 12 और 13, हाँ। तो यहाँ पर 4 इकाइयां हैं, प्रत्येक इकाई की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है ना वो 330 मेगावाट है। टोटल इसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। तो ये कवई सुपर थर्मल जो है ये भी 12 में है। और छबड़ा तो ये वर्तमान में सर्वाधिक बिजली बनाने वाला थर्मल है। हालांकि सर्वाधिक बिजली बनाने की क्षमता सूरतगढ़ वाले के पास है। कि सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता वाला जो थर्मल है वो सूरतगढ़ है। और वर्तमान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन सा थर्मल करता है, तो वो छबड़ा वाला करता है। क्षमता एक अलग बात होती है, हकीकत में वर्तमान में उत्पादन ज्यादा कहाँ होता है वो एक अलग बात है। तो क्षमता तो सूरतगढ़ वाले के पास है, लेकिन वो क्षमता का पूरा प्रयोग कर नहीं पाता। लेकिन सबसे ज्यादा विद्युत बनाने का जो गौरव है वो किसके पास है, छबड़ा वाले थर्मल के पास है। ये कोटा में 2 तापीय विद्युत परियोजना है। अब कोटा के अंदर एक गैस आधारित परियोजना भी है जिसका नाम है अंता गैस विद्युत परियोजना। अंता गैस विद्युत परियोजना, ये 12 के अंदर है। जो अंता गैस विद्युत परियोजना है ये 12 के अंदर है।
और याद रखना ये जो परियोजना है ये एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा स्थापित है, जिसको अपने बोलते हैं एनटीपीसी द्वारा स्थापित है। और एनटीपीसी के द्वारा इस परियोजना की स्थापना जो है वो 1989-90 में इसकी स्थापना हुई थी। 1989-90 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। एनटीपीसी के द्वारा ये संचालित है, मतलब ये भारत सरकार की है। तो भारत सरकार के तो अपने इसको ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राज्य में प्रथम गैस विद्युत परियोजना। अब बात को समझना, राजस्थान की जो पहली गैस विद्युत परियोजना है ना वो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है। जो अपने राजस्थान की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है रामगढ़ जैसलमेर। लेकिन रामगढ़ वाली की स्थापना हमारी राजस्थान सरकार ने की थी। भारत सरकार ने जिस प्रथम गैस परियोजना की स्थापना हमारे राजस्थान में की थी वो ये अंता थी। तो राज्य सरकार की तो पहली रामगढ़ जैसलमेर वाली है, और भारत सरकार द्वारा स्थापित राज्य की पहली जो गैस परियोजना वो ये अंता 12 वाली है, जिसका संचालन भारत सरकार की कंपनी है एनटीपीसी, जिसके द्वारा 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कंपनी जो है ये केंद्र सरकार की है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना को जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करवाने वाली जो गैस की पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन का नाम है हाजीरा बीजापुर जगदीशपुरा गैस पाइपलाइन। यह पाइपलाइन है जो इस परियोजना को गैस की आपूर्ति करवाती है, यानी कि ये पश्चिमी बंगाल महाराष्ट्र उधर से होती हुई पाइपलाइन अपने 12 तक आती है और इस वाली परियोजना को ये गैस की आपूर्ति करवाती है। और इस परियोजना के अंदर जो कुल विद्युत उत्पादन जो इसकी क्षमता है अंता वाले की, वो उत्पादन क्षमता है 419.33 मेगावाट। ठीक, और सबसे मेन याद रखना, इस परियोजना में अपनी राजस्थान का हिस्सा कितना है, कि राजस्थान को इसमें कितनी विद्युत मिलेगी। तो राजस्थान का जो हिस्सा है वो मैंने याद रखना 19.81% है। अंता परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है, तो राजस्थान का हिस्सा कितना 19.81% है। और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राज्य की प्रथम गैस परियोजना कौन सी है, तो अंता है, जिसमें राजस्थान सरकार का हिस्सा 19.81 है। इतनी अपने राजस्थान को इसमें से बिजली मिलेगी। और इस परियोजना की स्थापना भारत सरकार की कंपनी के द्वारा की गई। उस कंपनी का नाम क्या था, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा 1989 में ये परियोजना अंता 12 में स्थापित की गई थी, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राज्य की प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो ये अंता है जो गैस परियोजना है, छबड़ा है वो तापीय विद्युत परियोजना है। इसके अलावा यहां पर 12 जिले में याद रखना एक बायोमास परियोजना भी संचालित होती है। और 12 में कहां पर, तो जगह का नाम याद रख लो, भंवरगढ़ 12 के अंदर है, जो बायोमास ऊर्जा का मेन सेंटर है। तो यहाँ पर एक बायोमास ऊर्जा भी है, और बायोमास ऊर्जा कहां पर है, तो भंवरगढ़ 12 के अंदर एक बायोमास ऊर्जा है। तो 12 जिले में
तापीय परियोजना भी है, गैसीय परियोजना भी है और यहाँ पर एक बायोमास ऊर्जा परियोजना भी है। 3 प्रकार की ऊर्जा परियोजनाएं हैं जो 12 जिले में संचालित होती है। उसके बाद 12 जिले के अंदर जो वन संपदा के मेन फैक्ट है वो कौन कौन से हैं, उनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, वन संपदा की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है ना, जिसमें रक्षित वन आते हैं, सुरक्षित वन आते हैं और अवर्गीकृत वन आते हैं। 3 प्रकार के वन है ना। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब जो प्रशासनिक श्रेणी के वन हैं, बात को समझना, प्रशासनिक श्रेणी के जो वन हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इन प्रशासनिक श्रेणी के वनों में सबसे ज्यादा जो वन है उसका नाम है रक्षित वन। रक्षित वन, इन्हीं को अपने बोलते हैं सुरक्षित वन। रक्षित वन या सुरक्षित वन, जो कि अपने राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर पाए जाते हैं प्रशासनिक वनों के अंदर। और ये वन 56.48% भूभाग पर है। 56 इंच का सीना, याद हो जाएगा। सर्वाधिक वन सुरक्षित है और सुरक्षित जो है वो देश हमारे सुरक्षित हाथों में है। 56 इंच का सीना है। अब देखो, जो कांग्रेस के हित वाले हैं और बीजेपी के हित वाले हैं वो आपस में इधर ऐसे मत करना कि मोदी की मैं बड़ाई कर रहा हूं, अपने याद करने के लिए बस। सुरक्षित 56 इंच का सीना, तो सुरक्षित लगभग 56% भूभाग पर है। और ये जो रक्षित वन है या जो सुरक्षित वन है, ये वन हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो याद रखना, ये सबसे ज्यादा 12 जिले के अंदर ही है। और प्रशासनिक श्रेणी के कुल वनों में रक्षित वन कितने प्रतिशत पर है? तो 56.48% पर। इसके अलावा वनों की बात करें तो राजस्थान का जो 13वां वन मंडल है, राजस्थान का जो 13वां वन मंडल है वो किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया बारां को। बारां जो है वो राजस्थान का कौन सा वन मंडल घोषित हुआ? 13वां वन मंडल जो है वो कौन सा घोषित हुआ था? तो ये 12 वन मंडल राज्य का 13वां वन मंडल घोषित हुआ था। आप कमेंट करके बता दो, वर्तमान राजस्थान में कुल वन मंडल कितने हैं? 13वां 12 है। तो वर्तमान राज्य में कुल वन मंडल कितने हैं वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो ये 12 जिले की वन संपदा है। और लास्ट में अपने पढ़ते हैं 12 जिले का जो वन्य जीव क्षेत्र के जो मेन फैक्ट है कि वन्य जीव क्षेत्र के अंदर 12 जिले के अंदर अपने क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो वन्य जीव क्षेत्र में सबसे पहले नाम आता है 12 जिले के अंदर एक अभ्यारण्य का, और अभ्यारण्य का नाम है शेरगढ़ अभ्यारण्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कहां पर है? तो ये 12 जिले के अंदर है। कौन सा अभ्यारण्य? शेरगढ़ अभ्यारण्य। और ये 12 में किस नदी के किनारे पर है? तो 12 के अंदर ये परवन नदी के किनारे पर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में किस नदी के किनारे पर है? तो ये परवन नदी के किनारे पर है। अब देखो, इसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन समय में, प्राचीन समय में ये वाला जो जंगल था, ये जंगल हमारे राजस्थान में सर्प की विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध था। इसका मतलब है, विविध का मतलब है कि यहाँ पर सांपों की विषैली प्रजातियां और सांपों की बड़ी बड़ी प्रजातियां इस वाले जंगल में रहा करती थी। इसीलिए इस जंगल का एक उपनाम कर दिया गया सांपों की शरणस्थली। सांपों की शरणस्थली,
किसको कहा गया? शेरगढ़ बारां। अब याद रखना, प्राचीन काल में ये सांपों की विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन प्राचीन जैसा वर्तमान में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सांप की सबसे विषैली प्रजाति अपने मरुध्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, और सांप की सबसे बड़ी प्रजाति जो है वो केवलादेव भरतपुर में अजगर सर्प पाया जाता है। पहले ये शेरगढ़ प्रसिद्ध हुआ करता था, इसलिए इसका उपनाम क्या है? सांपों की शरणस्थली है, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सांपों की शरणस्थली के उपनाम से किसको जाना जाता है? शेरगढ़ बारां को, जो बारां के अंदर है। इसके अलावा याद रखो, बारां जिले के अंदर कुछ संरक्षित क्षेत्र भी स्थित है, यानी कि जो अपने कंजर्वेशन रिजर्व है। और वर्तमान आज की डेट तक 4 फरवरी 2024 तक राजस्थान में कुल संरक्षित क्षेत्र याद रखना कितने हैं? 36 है। और बारां की बात करें तो बारां के जो मुख्य संरक्षित क्षेत्र है जिसमें नाम आता है, एक तो बारां के अंदर शाहबाद के जंगल है, ये भी बारां में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसके अलावा शाहबाद की तलाई, शाहबाद की जो तलाई संरक्षित क्षेत्र है वो भी यहीं पर है। इसके अलावा रामगढ़, कुंजी, सुवास जो संरक्षित क्षेत्र है वो भी बारां के अंदर है। इसके अलावा सोरसन और एक है बांज आमली। ठीक है, ये बारां जिले में सबसे ज्यादा 5 संरक्षित क्षेत्र है। और जो ये बांज आमली है ना, ये याद रखो, राजस्थान का ये 27वां संरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद तो 3 और बन गए थे, 30 हो गए थे, किताब लिखी उस दिन तक, लेकिन वर्तमान में 36 हो गए। तो वर्तमान में 36 कौन से हैं वो भी मैं आपको अलग से क्लास के अंदर पूरा जो संरक्षित क्षेत्र है वो सारे नाम मैं याद करवा दूंगा। लेकिन 12 में याद रखना सबसे ज्यादा ये 5 संरक्षित क्षेत्र है। साहेबाद के जंगल, साहेबाद की तलाई, रामगढ़ कुंजी सुआ, सोरसन और बांज आंवली। बांज आंवली किताब लिखी उस दिन तक ये सबसे नया 27वां था। हालांकि कुछ दिन बाद में 3 और बन गए थे, उन तीनों को मैंने किताब में वैसे ऐड कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा जो ये सोरसन है, सोरसन जो है ये 12 में है और ये गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 12 जिले के अंदर जियोग्राफी के मेन फैक्ट थे। तो ये आपकी 12 जिले की पूरी जियोग्राफी है, आप ढंग से इसको पढ़ लीजिएगा अगली क्लास में। जैसे 12 का ये मानचित्र हमने पूरा पढ़ लिया था, सामान्य परिचय पढ़ा, जियोग्राफी में जलवायु, मिट्टी, कृषि, अपवाह तंत्र को समझा था, 4 में नदियां यहाँ पर है और नदियों की डिटेल पढ़ ली। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली पार्वती है, 2 बार प्रवेश करने वाली कुन्नू नदी है। झील बांध परियोजनाओं के लिए वो ट्रिक हाथों हाथ बन गई थी, तो इसके लिए तो भी एक बार तालियां बजा दो मेरे लिए, हाथों हाथ मैंने ट्रिक बना दी। हिंडे पर बैठने के बाद हाथ में बाल्टी लेकर अंधेरे में लाश ही मांगने आ गया। और ये ऊर्जा संसाधन, ये ऊर्जा संसाधन जो है ना, ये तापीय और गैसीय, 2 तापीय परियोजना और एक गैसीय परियोजना, 3 है। तीनों का रट्टा लगा लेना, एग्जाम के अंदर खूब पूछी जाती है। और बायोमास के अंदर बस वो जगह याद रखना, कौन सी जगह है? भंवरगढ़ है। वन संपदा में सुरक्षित वन 56 है, सर्वाधिक 12 के अंदर है, वो पढ़ लिया। वन्य जीव क्षेत्र में ये 5 संरक्षित क्षेत्रों के नाम याद रखना। और याद रखो वर्तमान में जो संरक्षित क्षेत्र है वो कितने हैं? 36 है। तो अगली क्लास में अपने 12 जिले की कला, संस्कृति, इतिहास के फैक्ट शुरू करेंगे। तब तक आप 12 जिले की जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और हमेशा जुड़े रहिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है इस कोर्स के अंदर, आपको लगता है कि जीके हमारा अच्छे से हो रहा है, तो इस कोर्स की फीस भी थोड़ी सी कम हो रखी है, तो अपने साथियों के बीच जरूर इस बात को साझा कीजिएगा। और अधिक से अधिक कोर्स के अंदर भी अपने और साथियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, अगर आपको लगता है कि यहाँ वास्तव में अच्छा करवाया जा रहा है, अच्छी मेहनत करवाई जा रही है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में 12 की कला, संस्कृति, इतिहास के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।